हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ पॉलिप और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज की दवाइयाँ देखेंगे एक साथ। दोस्तों, पॉलिप ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज जिसके वजह से हो सकता है पेशेंट को डिस्निया अस्थमैटिक फीलिंग हो, तो कुछ मेडिसिन को मैंने इकट्ठा किया है। रेयर मेडिसिन है जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जिनमें मेंटल जनरल्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो अगर हमसे पूछो कि पॉलिप की टॉप मेडिसिन कौन सी है, तो सबसे टॉप मेडिसिन पे है लूफा। दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन इन नोज, पॉलिप, स्नोरिंग, खर्राटे की भी अगर पूछो कि खर्राटे में सबसे टॉप मेडिसिन कौन है, कोई पेशेंट अगर बोल रहा डॉक्टर साहब मुझे खर्राटे बहुत आ रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिपेटेड ना हो तो हम जाएंगे लूफा की तरफ। अगर वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन है 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक, तो हम जाएंगे ओपीएम की तरफ। ठीक है गाइज। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन नोज, पॉलिप, स्नोरिंग यानी कि खर्राटे, फ्रंटल साइनोसाइटिस, अगर फ्रंटल साइनोसाइटिस है तो उसकी भी मेडिसिन लूफा ही है, काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसमें भी हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी ऑफ नोज यानी कि नोज में नंबर ऑफ सेल बढ़ जाना जस्ट लाइक टू पॉलिप, या फिर एट्रॉफी यानी नंबर ऑफ सेल कम हो जाना। अस्थमा हो कोई पेशेंट को और उसके साथ पॉलिप हो, तब भी आप सोच सकते हो आप लूफा को। ओपन एयर एग्रीवेशन है, सर दर्द भी इसमें हो सकता है, पॉलिप के साथ हेडेक हो। तो दोस्तों, इसमें पॉलिप में आप लूफा और स्नोरिंग में आप लूफा को क्यों यूज करिए, यानी मदर टिंचर यूज करिए। हालांकि मैं कोई फास्ट एंड रूल नहीं बता रहा हूँ, पोटेंसी आपका सिलेक्शन आपके हिसाब से होता है, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ मैक्सिमम टाइम्स वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं लूफा का मदर टिंचर यूज करता हूँ। जो नॉन होम्योपैथ हैं, मतलब जो ऐसे देख रहे हैं स्नोरिंग की, पॉलिप की दवा, वो कतई अपने से कोई भी मेडिसिन खरीद के नहीं खाएंगे, डॉक्टर के परामर्श से ही खाएंगे। तो दोस्तों, जो डॉक्टर्स हैं उनको मैं बता दूं, लूफा मैं सिंगल डोज क्यों यूज करता हूं, यानी कि सिर्फ 1 से 2 डोज यूज करता हूं। जो वो मदर टिंचर का जो आप लोग एक को बना लिए हो ना कि डेली 20-20 बूंद, 10-10 बूंद दिन में 3 बार, दोस्तों ऐसा कतई नहीं करिए। मदर टिंचर को आप सिंगल दीजिए, उसका जो रिजल्ट मिलेगा ना वो रिपीटिशन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो लूफा फर्स्ट मेडिसिन है पॉलिप में। आप सिंगल डोज क्यों, मैं इसको दिया हूँ और मैं विद इन अ वीक इसका रिजल्ट देखा हूँ, जबकि पेशेंट को स्नोरिंग भी थी, वो भी चली गई इस दवा से, और सिर्फ 1 डोज लूफा से। ठीक है। तो लूफा इज़ द फर्स्ट मेडिसिन ऑफ पॉलिप मेरे हिसाब से। स्नोरिंग है, ऑब्स्ट्रक्शन इन नोज, नाक जाम हो जाता है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, जिसके वजह से अस्थमैटिक फीलिंग भी होती है पेशेंट को, सांस हल्की हल्की सी फूलने लगती है। ठीक है। खुली जगहों पे अगर चला जाता है तो आप उसको दिक्कत होने लगता है। दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ जितनी भी यहाँ मेडिसिन में बताऊँगा आगे, जो भी, चाहे अस्थमा हो, चाहे ऑब्स्ट्रक्शन इन नोज या लूफा का, अरे सॉरी पॉलिप का, दोस्तों ये सब थेरेपेटिक्स मेडिसिन है। आप इनके बाद से आराम मिलने के बाद से कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज़रूर खोजिएगा। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, तो आप सल्फ़र या हीपर सल्फ दे के या कल्केरिया कार्ब दे के, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कल्केरिया कार्ब भी पॉलिप की अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। तो कोई ना कोई एक बड़ी मेडिसिन आपको दे के छोड़ना पड़ेगा। सिमिलीमम दे दीजिएगा, काम हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो सल्फ़र या हीपर सल्फ दे के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोबारा से अगर अटैक आएगा, मान लो पॉलिप दोबारा से लूफा से ठीक हो गया, तो दोबारा अगर आया, क्योंकि आपने सुपरफिशियल मेडिसिन दिया था, तो हो सकता है कि दोबारा फिर काम ना करे लूफा। ठीक है। ये सब दवाएं 1-2 बार काम करती हैं, फिर दोबारा उसी पेशेंट को काम नहीं करती हैं। तो कुछ दे दीजिएगा, उसके बाद से कभी कभी ठीक भी हो जाता है अगर बहुत क्रोनिक ना हो तो। अगली मेडिसिन है लेमना माइनर। दोस्तों, ये लेमना माइनर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की टॉप मेडिसिन है। नाक अगर किसी का बंद हो जा रहा है और नाक बंद होने के वजह से उसको सांस फूल रहा है, अस्थमा आ रहा है, डॉक्टर साहब सांस ही नहीं लिया जा रहा है, नाक ही मेरा बंद हो जा रहा है, और आजकल आपको पता है कि बरसात का मौसम चल रहा है, रेनी वेदर में जस्ट लाइक टू डलका मारा, जितनी भी हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन है उस तरह से सांस फूलना इनका एग्रीवेट हो जाता है रेनी सीजन में। तो अस्थमा फ्रॉम नोज ऑब्स्ट्रक्शन, एग्रीवेशन इन रेन वेदर, यानी कि बरसात के मौसम में अस्थमा एग्रीवेट हो जाना जिसमें नाक से सांस लेना पड़ता हो, सॉरी नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो पॉलिप है, नोजल ऑब्स्ट्रक्शन हो। एलर्जिक राइनाइटिस विथ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, एलर्जिक राइनाइटिस से छींकें आएंगी, लैक्राइमेशन होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी और नाक बंद रहेगा। दोस्तों, जो लूफा से लेमना माइनर को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो 2 चीज़ों से। एक तो लूफा को स्नोरिंग है, यानी पेशेंट को खर्राटे भी आ सकते हैं, और दूसरा लेमना माइनर में जो है प्यूट्रिड स्मेल है, यानी कि उसको फीलिंग भी होगी। हो सकता है सामने वाला, तुम खड़े हो सामने, उसको बदबू ना नाक में आए, ठीक है, लेकिन नोज में डॉक्टर साहब कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे नाक में बदबू सा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है। हो सकता है रियल में भी हो सकता है ना भी हो, उसे महसूस हो।
तो अगर इस तरह से पेशेंट बोले कि बदबू सा महसूस हो रहा है और पॉलिप हो या अस्थमा के लायक हो, तो आप लिम्ना माइनर की तरफ जाओगे। अगर खर्राटे वगैरह आ रहे हैं और कुछ नई सिम्टम है तो आप लूफा की तरफ जाओगे। आई होप आप दोनों में लिम्ना माइनर और लूफा में आप डिफ्रेंशिएट समझ गए होंगे। ठीक है गाइज, ओके। अगली मेडिसिन है टिक्रियम वेरम वेरम, यानी कि टीएमबी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, कई जगहों पे इसका यूज है जिसमें आपको पॉलिप, दोस्तों टीएमबी पॉलिप कहीं का भी पॉलिप हो, इवन वेजाइना का भी पॉलिप हो, जस्ट लाइक टू कल्केरिया कार्प, कहीं का भी पॉलिप हो, आप टीएमबी एक बार सोच सकते हो। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस की दवा है, ये बहुत अच्छा काम करती है। वही लेक्राइमेशन, स्नीजिंग और एलर्जिक राइनाइटिस के सारे सिम्टम आ जाएंगे। तो दोस्तों इसका नोज में तो इसका अफेक्शन है ही है, पॉलिप वगैरह में। ठीक है, पॉलिप कहीं का भी हो अच्छा वर्क करती है। नोज में ईचिंग, खुजली, अभी मैं और वाला आता हूँ, पहले नोज पे देख लीजिए। नाक में खुजली होती है और नोज ब्लो करता रहता है, बच्चा है या बड़े लोग हो नाक में उंगली करते रहते हैं। तो अगर नाक में खुजली आ रहा है और पॉलिप हो तो आप टीएमबी की तरफ जाओगे। आप हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर देता है कि हाँ मैं हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से टीएमबी बोलता है भाई पॉलिप है तो ठीक है, तो क्या पहचान है, हम कैसे लूफा से या फिर लास्ट वाले लिम्ना माइनर से हम डिफरेंशिएट, भाई हमारे नाक में खुजली होगी, अच्छा नाक में खुजली हो रही है, हाँ तब टीएमबी सोचोगे। बदबू आ रही है तो लिम्ना सोचोगे, स्नोरिंग आ रही है तो लूफा सोचोगे। ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। दूसरा मैंने बताया वार्म अफेक्शन, ईचिंग एनस। दोस्तों वार्म अफेक्शन के स्क्रेट्स वगैरह जिसमें पेट में कीड़े होते हैं, रेक्टम में कीड़े होते हैं, जिसके वजह से खुजली होती है। तो अगर पेट में कीड़ी होने की वजह से अगर खुजली हो रही हो रेक्टम रीजन में, एनस वाले रीजन में, तो टीएमबी फर्स्ट मेडिसिन होती है उसमें। अगर किसके वजह से हो रही है, कीड़े की वजह से हो रही है। टंग में बर्निंग भी आपको मिलेगा। पेन इन टोनेल में, यानी कि नेल अफेक्शन में टीएमबी अच्छा काम करती है, ऐसा लोगों का कहना है, मैंने कभी यूज नहीं किया है। पेन इन टोनेल, ठीक है, या फिर नेल्स इनग्रो हो रहे हैं तब भी। वोमिटिंग, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है इसकी, वोमिटिंग डार्क ग्रीन मैसेज, ठीक है, ग्रीन कलर की वोमिटिंग होती है इनको। और हिक्कफ से इनको जब हिचकी आती है तो कमर में दर्द होता है। तो अगर किसी को हिचकी आ रही हो और कमर में दर्द हो रहा हो तो आप एक बार टीएमबी की तरफ सोचेंगे। बाकी अगर किसी को ग्रीन कलर की, पूरी डार्क ग्रीन कलर की वोमिटिंग हो रही हो तब भी आप एक बार टीएमबी की तरफ सोचोगे। दोस्तों अगर पेट में कीड़ी हो तो आपको पता है कि सीना अपनी मेडिसिन है, लेकिन उससे अच्छी भी मेडिसिन है। ठीक है, अगर रेक्टम में ईचिंग हो रहा हो, ऐसे बोलें अगर एनस में ईचिंग हो रहा हो, तो फर्स्ट मेडिसिन अगर है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या दें, तो साइनेपी सल्वा है। साइनेपी सल्वा फर्स्ट मेडिसिन है रेक्टम में ईचिंग के लिए या एनस में ईचिंग के लिए। लेकिन अगर वार्म अफेक्शन है तो आप टीएमबी की तरफ सोचोगे। अच्छा दोस्तों, कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, किसी को शेहुआ नहीं हो जाता है, छोटे बच्चों को शेहुआ हो जाता है, पीडियाट्रिस करें, हाँ पीडियाट्रिस ही, ठीक है, तो हल्के से वाइट से स्पॉट आ जाते हैं, खास करके ट्रंक रीजन में। एक्चुअली वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हुआ है, मोस्टली वो होता है वार्म अफेक्शन की वजह से। तो उसमें भी आप टीएमबी दे सकते हो। अगर पेट में कीड़ी हो या दांत किटकिटा रहा हो बच्चे और सेहुआ हो उसे, तो आप एक बार टीएमबी की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों जितनी भी पॉलिप की मैं मेडिसिन बता रहा हूँ उसमें मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक दूसरे को। हालांकि टीएमबी बड़ी मेडिसिन है, मतलब आप डॉक्टर बोरिक की किताब खोलिए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखा है। मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को उठा के आपको बताने की कोशिश किया है। कोई भी मेडिसिन आप हमारे से देखिए तो मैं वही पॉइंट बताता हूँ जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होते हैं। हालांकि यूज़ तो सारे होते हैं, लेकिन जिन पे परफेक्ट अप्लाई किया गया है और वो रिजल्ट देखने को मिले हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप बुक से ज़रूर इसको पढ़िएगा। अदरवाइज इसमें जो मेन सिम्टम है पॉलिप है, कहीं का भी पॉलिप हो। दूसरा चीज़ इसमें क्या है, नोज में ईचिंग, खुजली होती है, नाक में ब्लो कांस्टेंट करता रहता है। ठीक है गाइस, अगली मेडिसिन है सैंगुनेरिनम नाइट्रिकम। सैंग नाइट्रिकम आपको, वो सैंगुनेरियम कैनाडिस नहीं है, वो दूसरी दवा है, ये दूसरी दवा है, पहली बात। ठीक है, जो आप हेडेक में देते हो या फिर फ्रोजन शोल्डर में देते हो, वो नहीं है, ये दूसरी है। दोस्तों ये भी पॉलिप की काफ़ी अच्छी दवा है। एडिनोइड्स में भी आप यूज कर सकते हो, नाक में बंद हो जाता है, नोज ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है। ब्लडी म्यूकस फ्रॉम नोज। दोस्तों टीएमबी और सैंगुनेरियम में अक्सर लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कि टीएमबी में खुजली होती है, सैंग में नहीं होती है। दूसरी चीज़, सैंग का बच्चा अगर नाक में उंगली डाल के वो क्या कहते हैं क्रस्ट को निकालने की कोशिश करेगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी।
तो अगर गाइस नाक में उंगली डाल के अगर क्रस्ट को निकालने की कोशिश करें और ब्लीडिंग हो जाए और पॉलिप वगैरह भी चीफ कंप्लेन हो तो आप सैंगुनेरियम नाइट्रिकम जरूर सोचिएगा। राइट साइडेड पॉलिप हो सकता है इसका, फेरेंजाइटिस में भी इसको यूज करते हैं, इसको फैटी चीज़ें पसंद होती हैं। तो इसमें और टीएमबी हर एक में देखिए मैं पिकुलियरिटी उठाया हूँ कि क्या क्या चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं। लूफा में स्नोरिंग के साथ रहेगा, लेमना माइनर में मैंने बताया उसके साथ रहेगा, ठीक है सॉरी टीएमबी में खुजली के साथ रहेगा, और सैंगुनेरियम नाइट्रिकम में क्या है, ब्लडी म्यूकस, ठीक है। तो हर एक मेडिसिन का क्या क्या है, अपना अपना थोड़ा थोड़ा रोल है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हालांकि पॉलिप का ओल्ड स्कूल में बोलते हैं सर्जरी है, अगर आपके पास ये ठीक कर देते हो तो काफ़ी आप का नाम होगा, ठीक है। तो एडिनॉइड वगैरह में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, नोज ऑब्स्ट्रक्शन में भी, ब्लडी म्यूकस फ्रॉम नोज, मतलब जब भी नाक में वो उंगली ब्लो करेगा क्या हो जाएगा, उसको ब्लड आ जाएगा, ठीक है, क्रस्ट से ब्लड आ जाएगा। तो टीएमबी और सैंगुनेरियम नाइट्रिकम इन दोनों को आप अच्छे से रूल आउट करके पढ़िए। देखिए दोनों अगल बगल के पेज पे ही होंगे मेरे हिसाब से बोरिक में, तो दोनों में रूल आउट करने की कोशिश करिए कि इसमें क्या है उसमें क्या है, ठीक है। स्लाइड चेंज हो जाओ जल्दी से, ठीक है दोस्तों। अगली मेडिसिन है संबुकस नाइग्रा, हालांकि इसको भी पॉलिप में यूज करते हैं। यहाँ पे आ गया है अस्थमा के लिए। दोस्तों संबुकस नाइग्रा बहुत ही यूजफुल दवाइयाँ हैं, ठीक है। संबुकस नाइग्रा अस्थमा ऑफ इन्फेंट, पहली बात छोटे बच्चों में अगर अस्थमा हो रही है तो आप संबुकस फर्स्ट मेडिसिन है। स्नफल्स ऑफ इन्फेंट फर्स्ट मेडिसिन संबुकस। सफोकेटिंग कफ अबाउट मिडनाइट, रात में अचानक से खांसी उठेगी और बच्चा सांस ही नहीं ले पा रहा है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, नाक भी जाम हो गई, मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहा है, हाइपोक्सिया हो जाएगा, पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि अभी बच्चा मर जाएगा, बेबी रोने लगेगा, बच्चा रोने लगता है। तो सफोकेटिंग कफ होता है अबाउट मिडनाइट, बेबी क्राइड टर्न ब्लू, हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं उसके, हाइपोक्सिया की वजह से सांस ही नहीं ले पाता, चोक कर जाता है, ऐसा लगता है कि चोकिंग हो गई। तो अगर इस तरह से मिड नाइट में जैसे पूरी फैमिली सोई हुई हो, अचानक बच्चा रो के रोने लगा और रो भी नहीं पा रहा है क्योंकि वो सांस नहीं ले, जब वो रोने की कोशिश करेगा तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो रो भी रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, चोकिंग हो गई है, पूरी बॉडी नीली पड़ जाएगी, घर वाले डर जाएंगे, ऐसा डॉक्टर नर्स लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि बच्चा अभी ख़त्म ही हो जाएगा। और आप ऐसे बच्चों को आप संबुकस दे के उसकी जान बचा सकते हो। हालांकि डॉक्टर नर्स लिखते हैं कि बच्चा मरेगा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मर जाएगा अभी, ठीक है। इंस्पायरेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, जब सांस बाहर निकालता है बच्चा उसमें ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, एक्सपायरेशन में पीबी मतलब प्रॉब्लम होती है। ड्यूरिंग नर्सिंग चाइल्ड गेट ऑफ निप्पल सफोकेटिंग नोज ब्लॉक कैन नॉट ब्रीथ, बच्चा जब नर्सिंग करता है, दूध पी रहा होता है तो अचानक से रोने लगता है। ऐसे कई मदर्स आके बोलती हैं डॉक्टर साहब ये दूध नहीं पीना चाहता, जब दूध पीता है तो अचानक से रोने लगता है, क्यों? क्योंकि एकदम सफोकेटिंग होती है, नाक ब्लॉक हो जाता है, नाक से सांस ही नहीं ले पाता है, उसको मजबूरी में मुंह से सांस लेने की कोशिश करता है, और मुंह में अगर मिल्क है तो उसको हो सकता है अटक जाए, ट्रैकिया वगैरह में चला जाए, फिर सफोकेटिव खांसी आएगी उसे, फिर वही नीला पड़ जाएगा, ये सारे अटैक आते हैं। इडीमा ऑफ फूट, हो सकता है कि अस्थमा के साथ इडीमा ऑफ फूट हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बच्चों में बड़ों में भी ये देखने को मिल सकता है। दोस्तों बहुत ही मार्क लाइन लास्ट में लिखी हुई है, प्रोफ्यूज परस्पायरेशन, पसीना बहुत होता है बट नॉट ड्यूरिंग स्लीप। दोस्तों रात के वक्त ड्राई हीट होता है संबुकस के पेशेंट में, पसीना सिर्फ जब वो जगा रहता है, अवेक रहता है तभी होता है। बहुत ही मार्क फीचर है, डिफरेंट फ्रॉम कलकिरिया कार्प। कलकिरिया कार्प का बच्चा अगर सोया भी रहेगा तब भी पसीना होगा, लेकिन संबुकस का बच्चा अगर सोया है तब नहीं होगा, जगा रहेगा तभी परस्पायरेशन होगा। जैसे आपको पता है ना कि कोनियम का पसीना तभी होता है जब उसकी आंखें बंद होती हैं, यानी कि जब वो नींद में रहता है। जस्ट अपोजिट टू कोनियम है संबुकस, अगर आपको याद नहीं है तो आप नोट डाउन करिए। कोनियम में जब बच्चा सोया रहेगा तभी, बच्चा या कोई भी बंदा जब सोया रहेगा तभी पसीना होगा, ठीक है। थूजा को कवर्ड पार्ट पे होता है, आपको पता है, सिर्फ अनकवर्ड पार्ट पे, थूजा को अनकवर्ड पार्ट पे होता है, जहाँ जहाँ कपड़े नहीं हैं वहीं वहीं पसीना होगा। बेलाडोना को कवर्ड पार्ट पे होता है, जहाँ जहाँ कवर्ड है वहीं वहीं पसीना होगा, जो अनकवर्ड है वहाँ होगा नहीं। पल्सेडिला को केवल एक साइड पसीना होता है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। जैसे ही हमने बोला कि बताओ आंखें बंद करने के बाद से पसीना, यानी कि सोने के बाद से पसीना, तो यह कोनियम। अच्छा ये बताओ जगने में पसीना, तो बहुत सी मेडिसिन है,
लेकिन सोते वक्त नहीं है तो संबुकस, ठीक है। तो दोस्तों संबुकस अस्थमा की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जहाँ मिडनाइट एग्रीवेशन और सफोकेटिव है। अगर बड़े लोग भी इस तरह से सफोकेशन कर रहे हैं तो आप, डॉक्टर ने से एक केस लिखे हुए हैं अपना कि एक कोई ओल्ड एज लेडी थी, उसको इसी तरह के सफोकेटिंग अटैक आते थे और उसको ड्रॉप्सिकल कंडीशन थी, यानी कि पैरों में सूजन वगैरह इडिमा भी थी। तो उनको संबुकस दिया गया 200 पोटेंसी में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला। इवन पैर के जो इडिमा थे वो भी चले गए, जो ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन लेग में था, एब्डोमेन में भी था, वो सारी चीज़ें चली गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि संबुकस वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट है। मुझे तो एक बार ये ऐसा बेबी मिला था, ठीक है, तो मैंने उसको दिया था, फिर नेवर मतलब कंप्लेन आया कि हाँ उसको कोई देगा, फिर मैंने उसको सल्फ़र दे के क्लोज किया। कहने का मतलब है कि काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों जितनी भी मेडिसिन मैंने यहाँ पे उठाया है ये सब काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। हर वक्त देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल से ट्रीटमेंट करिए, ठीक है, लेकिन आपको सडन वर्क के लिए तुरंत का तुरंत आप कॉन्स्टिट्यूशनल देंगे तो हो सकता है पहले एग्रीवेशन हो, होम्योपैथिक एग्रीवेशन, फिर बाद में वो वर्क करे, तो हो सकता है होम्योपैथिक एग्रीवेशन में ही दिक्कत आ जाए। अब एक तो सफोकेटिव अटैक आ ही रहा है, उसमें भी एग्रीवेशन और सफोकेशन, तो इसलिए आपको रेयर मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, आना चाहिए। मैं बीच बीच में रेयर मेडिसिन की भी वीडियो डालूंगा जो सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, क्लिनिकल प्रैक्टिस से के लिए है वो, कि आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, बहुत अच्छा काम करेगी। कुछ और मेडिसिन है पॉलिप की जो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। मर्क काली आयोड है, ठीक है, काली नाइट्रिकम भी है। काली नाइट्रिकम पॉलिप और अस्थमा दोनों में यूज होती है। काली नाइट्रिकम का पेशेंट 1 चम्मच पानी भी नहीं पीता है डॉक्टर नेस के अनुसार। शायद डॉक्टर नेस ने एक ही लाइन लिखी है काली नाइट्रिकम को, काफ़ी दिन हो गया पढ़े, आप देखिएगा ज़रूर। लास्ट में काली नाइट्रिकम लिखे हैं कि पानी पीने में, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर पीने में भी अस्थमा का अटैक आ जाता है। कलकिरिया आयोड, पूरी कलकिरिया ग्रुप पॉलिप के लिए है, आयोड भी है, आयोडीन दोनों को जोड़ दिया, कलकिरिया आयोड। फॉर्मिका रूफा भी आप पॉलिप में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही, आपके पास एक रूब्रिक सेक्शन है, नोज में जाके आप पॉलिप की सारी मेडिसिन देख सकते हो, लेकिन मैंने कुछ मेन मेडिसिन को उठाया, जिसमें अगर मुझसे पूछो पॉलिप के टॉप मेडिसिन तो मैं बताऊँगा लूफा, ठीक है, लेमना माइनर, टीएमबी, ये सब मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है जितनी भी। संबुकस को आप अच्छे से पढ़िएगा, जाके बुक से, बोरिक से पढ़िएगा या डॉक्टर क्लार्क से पढ़िएगा। काफ़ी मतलब ये वो है ना ट्रीटमेंट, जो आप अगर पेशेंट को ठीक कर दिए, ऐसे बच्चों को ठीक कर दिए आप, तो सोचो आपकी कितनी वाहवाही होगी। हाँ, कि बच्चा नीला पड़ जा रहा था, अचानक सफोकेटिव अटैक आ रहा था, तमाम चीज़ें। तो आपको हर तरीके से सीखना है होम्योपैथी को। ऐसा कतई नहीं है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ काम नहीं करती है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। खुद से आप पूछो कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप कितना बार मटेरियल पढ़ रहे हो, कितनी मेडिसिन पढ़ रहे हो, कितना रिवाइज कर रहे हो, कितना ओपीडी आप जा रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ भी नहीं करोगे और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम अच्छे खासे पैसे कमाएं और ये करें, तो कुछ नहीं हो सकता वैसे, ठीक है। पैसा चल के नहीं आएगा, मेहनत करना पड़ेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।